नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एजुकेशन साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका चैप्टर नंबर 27 जो अवधान व रुचि से संबंधित है, वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें हम अवधान और रुचि के बारे में देखेंगे, इनका अर्थ देखेंगे, इनकी परिभाषाएं देखेंगे, सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिल सकें। तो शुरू करते हैं अवधान व रुचि। अवधान का अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। चेतना व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण माना जाता है। चेतना के कारण व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। अगर व्यक्ति में चेतना नहीं होती तो व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। यदि वह कमरे में बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा है तो उसे वहाँ की सब वस्तुओं की कुछ न कुछ चेतना अवश्य होती है। तो वहाँ वो उसे किन किन वस्तुओं की चेतना उसमें होती है, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, ये सभी कमरे में हैं और इन सभी की चेतना उस व्यक्ति में हो रही है। पर उसकी चेतना का केंद्र जो है, जो सेंटर है, वो मेज, कुर्सी, अलमारी न होकर क्या है, वो जो पढ़ रहा वो पुस्तक उसका केंद्र है जिसे वह पढ़ रहा है। चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने को ही क्या कहा जाता है, अवधान कहा जाता है। कि हम किसी वस्तु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही क्या है, अवधान है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वही अवधान कहलाती है। फिर अवधान के अर्थ को हम परिभाषाओं में देखने वाले हैं। सबसे पहले डमविल महोदय ने अवधान के बारे में क्या कहा है कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है। कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है, अवधान है। ये डमविल महोदय ने बताया है। रोस महोदय ने कहा कि अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की एक प्रक्रिया है। फिर वैलेंटाइन महोदय ने अवधान के बारे में क्या कहा कि अवधान जो है ये मस्तिष्क की शक्ति नहीं होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या फिर अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो इन्होंने इसको शक्ति नहीं माना है, वैलेंटाइन ने इसको क्रिया और अभिव्यक्ति की संज्ञा इन्होंने दी है। फिर हम देख लेते हैं अवधान के कौन कौन से पहलू होते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवधान में सचेत जीवन के 3 प्रमुख पहलू माने जाते हैं। वो 3 पहलू कौन से हैं? जानना, पहला है जानना, दूसरा है अनुभव करना और तीसरा है इच्छा करना। तो ये अवधान को जीवित रखने के लिए, सचेत रखने के लिए ये 3 पहलू आवश्यक हैं। किसी कार्य के प्रति ध्यान देते समय हमें उसका ज्ञान रहता है कि वो कार्य हमें किस प्रकार पूर्ण करना है। हम रुचि के रूप में किसी भावना या संवेग से प्रेरित होकर उसे करने में अपना ध्यान पूरी तरीके से लगाते हैं। कि जिस कार्य में हमें इंटरेस्ट आएगा, रुचि उत्पन्न होगी, उस कार्य को करने में हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके लगाते हैं। जितनी देर हमारा ध्यान उस रुचिपूर्ण कार्य में लगा रहता है उतनी देर तक हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। इस प्रकार जैसा कि भाटिया महोदय ने लिखा है कि अवधान जो है ये ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होता है। तो भाटिया महोदय ने अवधान को 3 रूपों में बांटा है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। फिर हम देखेंगे अवधान की दशाएं कौन कौन सी होती हैं। हम अनेक वस्तुओं को देखते हुए भी केवल एक की ही ओर हमारा ध्यान क्यों जाता है? कि
मान लो कई वस्तुएं एक जगह पड़ी हैं और हमारा ध्यान जो है वो हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसी पर केंद्रित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि अवधान को केंद्रित करने में अनेक दशाएं सहायता देती हैं। हम इन दशाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य या वस्तुगत दशाएं, आंतरिक या फिर व्यक्तिगत दशाएं। फिर है अवधान को केंद्रित करने की बाह्य दशाएं। सबसे पहले गति। स्थिर वस्तु की बजाय जो चलती हुई मतलब जो गतिशील वस्तु है उसकी ओर हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। बैठे या खड़े हुए मनुष्य के बजाय भागते हुए मनुष्य की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो गतिशील वस्तु है उसी की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। फिर है अवधि। हमें जिस वस्तु को देखने का जितना अधिक समय मिलता है उस पर हमारा ध्यान उतना ही अधिक केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षक जो है वो पाठ की मुख्य बातों को श्यामपट्ट पर लिखते जाते हैं। फिर है स्थिति। हम प्रतिदिन के मार्ग पर चलते हुए बहुत से मकानों के पास से गुजरते हैं कि हम प्रतिदिन मार्ग पर चलते हैं और उस मार्ग के आसपास जितने भी मकान हैं उनके पास से हम गुजरते हैं, पर हमारा जो ध्यान है वो उनकी ओर आकर्षित नहीं होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मकान हैं। यदि किसी दिन हम उनमें से किसी मकान की गिरी हुई दशा या स्थिति में उस मकान को खंडहर रूप में देखते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो स्वयं ही उसकी ओर चला जाता है। ये है स्थिति से संबंधित। फिर है तीव्रता। जो वस्तु जितनी अधिक उत्तेजना उत्पन्न करती है उतना ही अधिक हमारा ध्यान उस वस्तु की ओर खींचा चला जाता है। धीमी आवाज़ की तुलना में तेज आवाज़ जो है वो हमारा ध्यान अधिक आकर्षित करती है। फिर है विषमता। यदि हम सुंदर व्यक्तियों के परिवार में किसी कुरूप व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी विषमता के कारण हमारा ध्यान जो है वो उस कुरूप व्यक्ति की ओर अवश्य जाता है कि जो सबसे अलग है उधर ही हमारा ध्यान जाता है। फिर है नवीनता। हमारा ध्यान जो है वो नवीन, विचित्र या अपरिचित वस्तु की ओर अवश्य आकर्षित होता है। वर्दी पहने हुए सिपाही को नदी में नहाते देखकर हमारे जो नेत्र हैं वो उस पर जम जाते हैं। अगला जो है वो है आकार। हमारा ध्यान जो है वो छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़े आकार की जो वस्तु हैं उनकी ओर अधिक आकर्षित होता है। चौराहों पर बड़े बड़े विज्ञापनों के लगाए जाने का कारण उनकी ओर हमारा ध्यान जो है उसको शीघ्र आकर्षित करने के लिए वहाँ पर वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। अगला है स्वरूप। हमारा ध्यान अच्छे स्वरूप की वस्तुओं की ओर अपने आप ही चला जाता है। जो वस्तु सुडौल, सुंदर और अच्छी बनावट वाली होती है उसे देखने की हमारी जो इच्छा है वो स्वयं उनकी ओर प्रकट होती है। अगला है परिवर्तन। विद्यालय में शोर होना एक साधारण बात मानी जाती है, पर यदि उसके किसी भाग में लगातार जोर से शोर हो रहा है तो उस शोर के होने के कारण वातावरण में जो परिवर्तन हो जाता है तो हमारा जो ध्यान है वो उस शोर की ओर अवश्य चला जाता है और हम उस शोर का कारण भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस कक्षा में शोर क्यों हो रहा है। फिर है प्रकृति। प्रकृति में क्या है? अवधान का केंद्रीयकरण वस्तु की प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। छोटे बच्चों का ध्यान जो है वो रंग बिरंगी वस्तुओं के प्रति बहुत ही सरलता से आकर्षित हो जाता है। फिर है पुनरावृत्ति। जो बात बार बार दोहराई जाती है उसकी ओर हमारा ध्यान जाना जो है
वो एक स्वाभाविक क्रिया होती है। छात्रों के ध्यान को केंद्रित रखने के लिए शिक्षक जो है वो मुख्य मुख्य बातों को लगातार दोहराता जाता है। अगला बिंदु है रहस्य। अवधान का केंद्रीयकरण जो है वो किसी बात के रहस्य पर आधारित रहता है। यदि दो मनुष्य सामान्य रूप से बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो उनकी की ओर नहीं जाता है, पर यदि वे कोई गुप्त या रहस्यपूर्ण बात करते हैं तो हम कान लगाकर उनकी बात सुनने का प्रयास अवश्य करते हैं। फिर है अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक विधियां। ऊपर हमने जो विधियां देखी थी वो बाह्य विधियां थी, अब हम आंतरिक विधियां देखने वाले हैं। सबसे पहली है रुचि। अवधान के केंद्रीयकरण का सबसे मुख्य आधार जो है वो हमारी रुचि मानी जाती है। इसके संबंध में भाटिया महोदय ने लिखा है कि व्यक्तिगत दशाओं को एक शब्द रुचि में व्यक्त किया जा सकता है। हम उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं जिनमें हमें रुचि होती है, और जिन वस्तुओं में अपनी रुचि नहीं होती है उधर हम अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। जिनमें हमको रुचि नहीं होती है उनकी ओर हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगला बिंदु है ज्ञान, जो आंतरिक में आता है। जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान होता है उस पर उसका ध्यान सरलता से केंद्रित हो जाता है। कलाकार को कला की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई नहीं आती है। अगला है लक्ष्य। व्यक्ति जिस कार्य के लक्ष्य को चाहता है, लक्ष्य है उद्देश्य, उस पर उसका ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है, स्वतः होता है अपने आप। परीक्षा के दिनों में छात्रों का ध्यान जो है वो अध्ययन पर ही केंद्रित रहता है, इसलिए कुछ छात्र क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम ही वो पढ़ते हैं, क्योंकि इससे वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो बिंदु है वो है आदत। अवधान के केंद्रीकरण का एक आधार जो है वो व्यक्ति की आदत माना जाता है। जिस व्यक्ति को 4 बजे टेनिस खेलने जाने की आदत है उसका ध्यान 3 बजे से ही उस पर केंद्रित हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि 4 बजे तो उसे जाना है, मगर 1 घंटे पहले उसका ध्यान उस कार्य की ओर अग्रसर हो जाता है और वह खेलने जाने की तैयारी 1 घंटे पहले से ही करने लगता है। अगला बिंदु है जिज्ञासा। व्यक्ति की जिस बात में भी जिज्ञासा होती है उसमें वह ध्यान अवश्य देता है। जिस व्यक्ति को टेस्ट मैचों में के प्रति जिज्ञासा होती है वह उनकी कमेंट्री अवश्य सुनता है। फिर है प्रशिक्षण। रेबर्न महोदय के अनुसार अवधान के केंद्रीयकरण का जो एक आधार है वो है व्यक्ति का प्रशिक्षण। व्यक्ति का ध्यान उसी बात की ओर केंद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहाड़ पर साथ साथ यात्रा करते समय चित्रकार का ध्यान जो है वो सुंदर स्थानों की ओर होता है, एवं जो पर्वतारोही है उसका ध्यान पहाड़ की ऊंचाई की ओर होता है। अगला बिंदु जो है मनोवर्ती। रेक्स एंड नाइट महोदय के अनुसार अवधान के केंद्रीकरण का जो एक प्रमुख आधार है वो व्यक्ति की मनोवर्ती मानी जाती है। यदि मालिक जो है वो अपने नौकर से किसी कारण से नाराज हो जाता है या रुष्ट हो जाता है तो उसका ध्यान नौकर के छोटे छोटे दोषों की ओर अधिक जाता है, और जैसे ही वह देर से उनके पास आता है तो वो पूछते हैं कि वह देर से क्यों आया है, वह मैले कपड़े क्यों पहने हुए है।
अगला बिंदु जो है वो है वंशानुक्रम, मतलब हेरिडिटी। रेबरन महोदय के अनुसार ही अवधान के केंद्रीकरण का जो एक प्रमुख आधार है वो व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों पर निर्भर रहता है। शिकारी परिवार के व्यक्ति का ध्यान शिकार के जानवरों की ओर एवं धार्मिक परिवार के व्यक्ति का जो ध्यान है वो मंदिरों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। फिर है आवश्यकता। जो वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करती है उसकी ओर उसका ध्यान अधिक जाता है और ये एक स्वाभाविक क्रिया है। भूखे व्यक्ति का भोजन की ओर ध्यान जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। फिर है मूल प्रवृत्तियां। रेक्स एंड नाइट महोदय के अनुसार अवधान के केंद्रीकरण का जो एक प्रमुख आधार है वो है व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां। यही कारण है कि विज्ञापनों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम प्रवृत्ति का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए विज्ञापनों में साधारणतः सुंदर युवतियों के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। अगला बिंदु है पूर्व अनुभव। यदि व्यक्ति को किसी कार्य को करने का पहले से ही अनुभव होता है तो उस पर उसका ध्यान सरलता से केंद्रित हो जाता है। जिस बालक को पर्वत का मॉडल बनाने का कोई अनुभव है ही नहीं, वैसे उसे उस पर वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अगर उसको मॉडल बनाना आता है तो वह उस पर ध्यान केंद्रित कर लेगा। अगला बिंदु है मस्तिष्क का विचार। रेबर्न महोदय के अनुसार ही हमारे मस्तिष्क में जिस समय जो विचार सर्वप्रधान होता है उस समय हम उसी से संबंधित बातों की ओर ध्यान देते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में अपने किसी रोग का विचार है तो समाचार पत्र पढ़ते समय हमारा ध्यान जो है वो औषधियों के विज्ञापनों की ओर अवश्य ही चला जाएगा। फिर है बालकों का अवधान केंद्रित करने के उपाय क्या हैं? कौन से उपाय हैं जिनसे बालकों में ध्यान केंद्रित किया जाता है? बी अंजा महोदय का इसके संबंध में कथन है कि विद्यालय कार्य की एक मुख्य समस्या जो है वो सदैव अवधान की समस्या रही है। तो ये सदैव अवधान की समस्या जो है ये विद्यालय की एक मुख्य समस्या है। इसलिए नए शिक्षक को शुरू में यह आदेश दिया जाता है कि कक्षा के अवधान को केंद्रित रखिए। फिर है कक्षा या बालकों के अवधान को केंद्रित करने या फिर रखने के लिए निम्नलिखित उपायों को प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले है वह नंबर। इसमें क्या है, शांत वातावरण। कोलाहल बालकों के ध्यान को क्या कर देता है, विचलित कर देता है कि जिस क्लास में ज़्यादा शोर शराबा होता है वहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। अतः उनके ध्यान को केंद्रित रखने के लिए शिक्षक को कक्षा का जो वातावरण है वो हमेशा शांत रखना चाहिए। अगला है पाठ की तैयारी। पाठ को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है जब शिक्षक किसी बात को भली प्रकार से नहीं समझ पाता है। ऐसी दशा में वह बालकों के ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाता है। अतः शिक्षक को प्रत्येक पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। अगला बिंदु है विषय में परिवर्तन। ध्यान जो है वो हमेशा चंचल होता है और बहुत समय तक एक विषय पर वो केंद्रित नहीं होता है। अतः शिक्षक को 2 घंटों में एक विषय लगातार न पढ़ाकर भिन्न भिन्न विषय पढ़ाने चाहिए। फिर है अगला बिंदु है सहायक सामग्री का प्रयोग।
सहायक सामग्री बालकों के ध्यान को केंद्रित करने में महत्वपूर्ण सहायता देती है। अतः शिक्षक को पाठ से संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अगला बिंदु है विभिन्न विधियों का प्रयोग। बालकों को खेल, कार्य, प्रयोग और निरीक्षण में विशेष आनंद आता है। अतः शिक्षक को बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यकता अनुसार अग्र लिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन कौन सी विधि हैं? खेल विधि, क्रिया विधि, प्रयोगात्मक विधि और निरीक्षण विधि। फिर है बालकों की रुचियों के प्रति ध्यान। जो अध्यापक शिक्षण के समय बालकों की रुचियों की ओर अधिक ध्यान रखता है तो वह उन बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने में अवश्य ही सफल रहता है। अतः डम्बिल महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि पाठ का जो प्रारंभ है, मतलब पाठ की जो शुरुआत है, वो बालकों की स्वाभाविक रुचियों से आपको करनी है। फिर धीरे धीरे अन्य विधियों में उनकी रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। अगला बिंदु है बालकों के प्रति उचित व्यवहार। यदि बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार जो है वो कठोर होता है और वह उनका छोटी छोटी बातों पर उनको डांटता है तो वह उनके ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाता। अतः उसे बालकों के प्रति प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। अगला बिंदु है बालकों के पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के संबंध में क्या काम है। बालकों के ध्यान को केंद्रित रखने के लिए शिक्षक को नए विषय को पुराने विषय से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। इसका कारण बताते हुए जेम्स महोदय ने लिखा है कि बालक पुरातन विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। अतः जब नए विषय को उससे संबंधित कर दिया जाता है तब उस पर उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। अगला बिंदु है बालक की प्रवृत्तियों का ज्ञान। इसमें क्या है, डम्बिल महोदय के अनुसार बालकों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक को उनकी सब प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए। यदि वह इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण का आयोजन करता है तो वह बालकों के अवधान को केंद्रित रखता है। अगला और अंतिम बिंदु है बालकों के प्रयास को प्रोत्साहन। यदि अध्यापक बालकों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है, मतलब किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी बालकों में नहीं होती है, तो वह अपने शिक्षण के प्रति उनके ध्यान को आकर्षित करने में सफल नहीं होता है। अतः इसके संबंध में जेम्स महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि बालकों के प्रयास की इच्छा को जीवित रखिए। उनकी इस इच्छा का जीवित रखकर या उनके प्रयास के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक उनके ध्यान को सदैव प्राप्त कर सकता है। फिर है रुचि का अर्थ और परिभाषा। इंटरेस्ट जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेज से हुई है। स्टाउट महोदय के अनुसार इनका अर्थ है कि इनके कारण अंतर होता है। रोस महोदय के अनुसार इससे संबंधित प्रमुख बात यह है कि ये जो है ये महत्वपूर्ण होती है, या इसमें लगाव भी होता है और यह महत्वपूर्ण भी होती है। इस प्रकार जिस वस्तु में हमें रुचि उत्पन्न होती है वह हमारे लिए दूसरी वस्तुओं से भिन्न और महत्वपूर्ण
माना जाता है एवं हमें उससे लगाव हो जाता है। फिर रुचि के अर्थ और विचारकों की परिभाषाएं नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहले है भाटिया महोदय। फिर है भाटिया महोदय के अनुसार रुचि की परिभाषा। भाटिया महोदय ने रुचि का अर्थ बताया है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, मतलब भेद होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध अवश्य होता है। फिर क्रो एंड क्रो ने रुचि के बारे में कहा कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए सदैव प्रेरित करती है। फिर हम देखेंगे रुचि के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं। अवधान के समान ही रुचि के भी 3 पहलू माने जाते हैं। पहला है जानना, किसी को जानना, दूसरा है उस वस्तु को अनुभव करना और तीसरा है इच्छा करना। यही अवधान में भी 3 पहलू थे और यही रुचि में है। जब हमें किसी वस्तु में रुचि होती है तब हम उसका निरीक्षण और अवलोकन करते हैं, मतलब उसको भली भांति देखते हैं। ऐसा करने से हमें सुख या फिर संतोष की प्राप्ति होती है और हम उसे परिवर्तित करने या फिर न करने के लिए कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि भाटिया ने लिखा है कि रुचि जो है वो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक मानी जाती है। फिर है बालकों में रुचि उत्पन्न कैसे की जाती है, कौन कौन सी उपाय हैं जिनके द्वारा बालकों में रुचि उत्पन्न होती है। पहला है निरंतर मौखिक शिक्षण और अत्यधिक पुनरावृत्ति जो है वो पाठ को नीरस बना देती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को प्रयोग, निरीक्षण आदि के अवसर देकर कार्य में उनकी रुचि उत्पन्न करे। दूसरा बिंदु है बालकों को खेल और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि पाई जाती है। अतः शिक्षक को खेल विधि का प्रयोग ही शिक्षण के दौरान करना चाहिए और बालकों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक शिक्षक को बनवानी चाहिए। अगला बिंदु है बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिसका उनको पूर्व ज्ञान होता है। अतः शिक्षक को ज्ञात से लेकर अज्ञात का संबंध जोड़कर उनकी रुचि को बनाए रखना चाहिए। तो ये जो रुचि का सिद्धांत है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। फिर है भाटिया महोदय के अनुसार रुचि क्या है, इसका क्या पहलू है। तो आयु के साथ साथ बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है रुचियां भी क्या होती हैं, बदलती जाती हैं। अतः शिक्षक को इन रुचियों के अनुकूल पाठ्य विशेष का आयोजन करना चाहिए। अगला बिंदु है झा के अनुसार। झा के अनुसार क्या कहा झा ने कि बालकों को अपनी मूल प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि से संबंधित वस्तुओं में रुचि जो होती है वो जरूर पाई जाती है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुसार चित्रों, स्थूल पदार्थों आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगला बिंदु भी भाटिया के अनुसार ही है कि बालकों की रुचि का जो मुख्य आधार है वो उसकी जिज्ञासा की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। अतः शिक्षक को जिज्ञासा की इस प्रवृत्ति को जागृत रखने और तृप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगला बिंदु है क्रो एंड क्रो के अनुसार निरंतर एक ही विषय को पढ़ने में बालक थकान का अनुभव करने लगते हैं और उनमें रुचि लेना वो बंद कर देते हैं। इसी कारण विद्यालय में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पीरियड आते हैं और उनके बीच में बालक क्या करते हैं, रुचि लेना बंद कर देते हैं। अतः शिक्षक को बालकों की रुचि के अनुसार ही विषय में बदलाव करना चाहिए। अगला बिंदु है भाटिया महोदय के ही अनुसार। भाटिया महोदय ने कहा कि बालकों को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है
उनमें वे तभी रुचि लेते हैं जब उनको उनको उनके उद्देश्य और उपयोगिता की जानकारी होती है। अतः शिक्षक को पाठ शुरू करने से पहले ही इन दोनों बातों को छात्रों को अवश्य ही बता देना चाहिए। अगला बिंदु भी भाटिया के ही अनुसार है। भाटिया जी ने कहा है कि विभिन्नता रोचकता को सुरक्षा प्रदान करती है। अतः शिक्षण के समय अध्यापक को निरंतर पाठ्य विषय की बातों का ही न बताकर उससे संबंधित विभिन्न रोचक बातें भी बतानी चाहिए। अगला बिंदु है स्किनर व हैरीमैन महोदय के अनुसार शिक्षण के समय बालकों में विभिन्न वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, मशीनों आदि में रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शिक्षक को उन्हें भ्रमण के लिए ले जाकर उनकी रुचियों को तृप्त और विकसित कर देना चाहिए। अगला बिंदु है कोलेस्निक महोदय के अनुसार बालकों का किसी विषय के शिक्षण में तभी उनमें रुचि उत्पन्न होती है जब उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उस विषय का उनसे क्या संबंध है, उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में कितनी सहायता दे सकता है और वह उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा कर सकता है। अतः शिक्षक को बालकों और शिक्षण विषय दोनों का ही पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कोलेस्निक महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि किसी विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को छात्रों के बारे में कुछ बातें और विषय के बारे में बहुत सी बातें जाननी आवश्यक है। फिर आगे इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर जो है ये यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।